नमस्कार दोस्तों, सम सीमांत उपयोगिता नियम की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले क्लास में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या घटती सीमांत उपयोगिता नियम है, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि नियम क्या होता है, नियम क्यों लागू होता है, नियम की क्या मान्यताएं थी, कौन कौन से उसके अपवाद हैं और क्या उस नियम का महत्व है। आज हम गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित जो दूसरा नियम है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप रेखाचित्र में यहाँ पर देख रहे हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं पर व्यय करता है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु पर। दोनों वस्तुओं के यहाँ पर भारित सीमांत उपयोगिता वक्र दिए गए हैं यहाँ पर, और दोनों वस्तुओं पर खर्च करने से जो मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी है, 4 है। दोनों वस्तुओं में क्या होती है, भारित सीमांत उपयोगिता उसकी समान हो जाती है। वो एक्स की 3 इकाई खरीदता है, वाई की 2 इकाई खरीदता है, और दोनों से मिलने वाली भारित सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है, 4। इसका क्या कारण है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये समान हो जाती है, इसलिए इसको सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फ्रेंच इंजीनियर H.H. गोसेन के द्वारा किया गया था, हरमन हेनरिक गोसेन के द्वारा किया गया था। इसलिए इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ गोसेन कहा जाता है। गोसेन का जो फर्स्ट लॉ था वो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम था। वह नियम भी गोसेन के द्वारा ही दिया गया था, और सम सीमांत उपयोगिता का नियम भी गोसेन के द्वारा ही दिया गया है। वो पहले दिया गया था, इसलिए वो गोसेन का फर्स्ट लॉ है। ये इसके बाद में दिया गया था, इसलिए इसको गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। इस नियम को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अधिकतम संतुष्टि का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आनुपातिकता का नियम या सम सीमांत प्रतिफलों का नियम। इसलिए क्वेश्चन पेपर में इनमें से कोई भी एक नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए इसमें। चाहे सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाए या गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाए, अथवा जो नाम दिए गए हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन या लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स, सभी एक समान है। इनको ये नाम क्यों दिए गए, इस पर हम आगे जब चर्चा करेंगे तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों नाम दिए गए हैं। या मार्शल ने इस नियम को सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा है। लॉर्ड रॉबिन्स ने इस नियम को अर्थशास्त्र का नियम अर्थात लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहा है। लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे उत्पादन हो, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व है, इन सभी पर लागू होता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इस नियम के अनुसार इसका जो मूल जो स्टेटमेंट है, मूल जो कथन है, या जब 2 अंक का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो वहाँ पर जो आपको आंसर लिखना होता है वो इतना पर्याप्त होता है आपके लिए, और ये इसका मूल स्टेटमेंट भी है। इस नियम के अनुसार आय और वस्तुओं की कीमतों के दिया हुआ होने पर, जैसा कि हमने घटती सीमांत उपयोगिता में माना था अन्य बातें समान रहने की मान्यता, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आय और वस्तुओं की कीमतों के दिया हुआ होने पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय इस प्रकार से व्यय करनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए या समान हो जाए। आय और वस्तुओं की कीमत दी हुई है, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। आय दी हुई है, 2 वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें भी दी हुई मिलेगी आपको। उपभोक्ता का उद्देश्य होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, तो इसलिए वो अपनी जो दी हुई आय को किस प्रकार से खर्च करे कि दोनों वस्तुओं पर
जब वो अंतिम रुपया खर्च करे तो उनसे मिलने वाली उसकी जो सीमांत उपयोगिता वो बराबर हो जाए। देखिए इसको, जब वस्तुओं की कीमतें समान हो, इस सिद्धांत को या इस नियम को हम दो पार्ट में समझेंगे। एक, जब वस्तुओं की कीमतें समान हो, और दूसरा जो पार्ट है जब वस्तुओं की कीमतें समान नहीं हो। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपये हैं और वह अपनी इस सीमित आय, वो 5 रुपये फिक्स है उसकी इनकम, तो इस सीमित आय को दो वस्तुओं, एक आम और दूसरी दूध पर खर्च करना चाहता है। आम और दूध दोनों की कीमत है वो 1 रुपया प्रति किलोलीटर है, अर्थात आम की कीमत है वो 1 किलो की जो रेट है वो 1 रुपये है, और दूध की जो प्रति लीटर जो कीमत है वो भी 1 रुपये है, और व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए हैं? 5 रुपये हैं। अब वो किस प्रकार से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए और इन दोनों की जो खरीदी जाने वाली जो अंतिम इकाई है उनसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो भी बराबर हो जाए। देखिए इसको एग्जाम्पल से, क्वांटिटी ऑफ मनी, अर्थात उसके पास इनकम हो कितनी? 5 रुपये, 1 2 3 4 5, अर्थात उसके पास कुल कितने रुपये हैं? 5 रुपये हैं। MU ऑफ मैंगोज, अर्थात आम की सीमांत उपयोगिता दी गई है। यहाँ पर MU ऑफ मिल्क, अर्थात यहाँ दूध की जो सीमांत उपयोगिता है वो दी गई है। यहाँ पर वो जो पहला रुपया खर्च करता है, यदि आम पर खर्च करता है तो उसको कितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी? 12। और यदि वही रुपया दूध पर खर्च करता है पहला रुपया तो उसको कितनी? 10 मिलती है। तो इसलिए वो किस पर खर्च करेगा? आम पर खर्च करेगा, क्योंकि उसको अधिकतम जो सीमांत उपयोगिता किससे मिल रही है? वो मैंगोज से मिल रही है। दूसरा रुपया वो किस पे खर्च करेगा? आम पर भी खर्च कर सकता है और दूध पर भी खर्च कर सकता है, क्योंकि दोनों से जो मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10 है। अर्थात वो खर्च इस प्रकार से करता है कि जहाँ सबसे अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी वहाँ पर वो रुपया खर्च करेगा। तो पहला रुपया तो वो खर्च कर चुका है जहाँ उसको आम से 12 मिल रही थी। अब दूसरा रुपया जब खर्च करेगा तो वो इन दोनों में से किसी पर खर्च कर सकता है। हम मान लेते हैं कि वो आम पर खर्च कर देता है। इसके बाद में उसके पास तीसरा रुपया है, वो किस पर खर्च करेगा? अब सबसे अधिक जो इसके बाद में जो सीमांत उपयोगिता है वो इससे कम है, वो कौन सी है? 10 है, अर्थात यहाँ पर खर्च करेगा तीसरा रुपया। इसके बाद में चौथा रुपया वो कहाँ खर्च करेगा? यहाँ पर दूध से भी उसको 8 इकाई के बराबर मिल रही है, आम से भी 8 इकाई के बराबर उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो इन दोनों में से किसी पर भी वो चौथा रुपया खर्च कर सकता है। मान लीजिए कि चौथा रुपया वो आम पर खर्च करता है। इसके बाद में जो इससे कम है वो कौन सी? 8 है, तो 500 रुपया यहाँ पर खर्च करेगा। तो सबसे पहले रुपया वहाँ खर्च करता है जहाँ अधिकतम उसको मिलती है, फिर उसके घटते क्रम में वो खर्च करता है। तो इस प्रकार से वो एक्स की वस्तु मान सकते हो, या मैंगोज आम पर कुल कितने रुपए खर्च कर देता है? 3 रुपये खर्च कर देता है, अर्थात आम की 3 इकाई परचेज करता है, 3 किलो आम परचेज करता है और उस पर 3 रुपये खर्च कर देता है। दूध की वो 2 लीटर दूध परचेज करता है, अर्थात 2 इकाई खरीदता है दूध की, और उस पर कितने रुपये खर्च कर देता है? 2 रुपये खर्च कर देता है। और यहाँ पर वो इसकी 3 इकाई खरीदता है और 3 रुपये व्यय कर देता है। तो इस प्रकार से टोटल उसके पास 5 रुपये थे, 5 रुपये खर्च हो जाते हैं। और अंतिम इकाई से सीमांत उपयोगिता वो भी बराबर हो जाती है। यहाँ पर आम की जो अंतिम इकाई, अर्थात जो तीसरी जो इकाई खरीदता है तो उससे कितनी मिलती है? मार्जिनल यूटिलिटी 8 के बराबर मिलती है। और दूध की जब दूसरी इकाई खरीदता है तो उससे भी कितनी मिलती है? 8 के बराबर मिलती है। तो दोनों की जो सीमांत उपयोगिता है वो भी समान हो जाती है और कुल उसके 5 रुपये भी खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है और इसकी जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाती है। ये इसकी शर्त है, MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। और अगर वस्तुएं 2 से ज़्यादा हो, जैसे तीसरी वस्तु हो तो MUZ डिवाइडेड बाई PZ, और भी अधिक हो तो डॉट डॉट करके MUN डिवाइडेड बाई PN लिख सकते हैं। तो यहाँ X से, X का तात्पर्य यहाँ पर आम है, मैंगोज है। तो मैंगोज से अंतिम रुपया खर्च करने से उसको कितनी मिलती है सीमांत उपयोगिता? वो 8। कितनी मिलती है?
8 के बराबर मिलती है। और y अर्थात दूध पर खर्च करने से अंतिम इकाई से उसको कितना सीमांत उपयोगिता मिलती है, उससे भी 8 के बराबर मिलती है। तो 8 इक्वल टू 8, दोनों की कीमत है वो 1 के बराबर है। तो इसलिए आप इसको MUX इक्वल टू MUY भी लिख सकते हैं, क्योंकि कीमतें यहाँ पर समान है और तो दोनों से जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो जाती है। तो स्पष्ट है कि उपभोक्ता आम पर 3 रुपये खर्च करेगा और दूध पर कितनी खर्च करता है, 2 रुपये खर्च करता है, और कुल उपयोगिता कितनी मिलती है उसको, 48 के इक्वल उसको कुल उपयोगिता उसको मिलती है। अर्थात इनका योग कर लेते हैं, जैसे 12, 10, 22 प्लस 8 30 प्लस 10 40 और प्लस 8 48, तो कुल 48 इकाइयों के बराबर उसको उपयोगिता मिलती है। तो जो अन्य इकाइयों पर खर्च करने से प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यदि वो अन्य इकाइयों जैसे कि 5 रुपये यदि वो आम पर खर्च कर देता है तो इससे जो मिलने वाली जो उपयोगिता होगी वो 48 से कम होगी। जैसे यहाँ पर वो यदि इस पर खर्च कर देता है, आम पर खर्च कर देता है, तो उसको कुल कितनी 40 के बराबर ही मिल पाती है उसको, जबकि अब उसको कितनी 48 मिलती है। यदि वो 5 रुपये दूध पर ही खर्च कर देता है तो यहाँ पर कितनी 30 के बराबर उसको यूटिलिटी मिलती, उपयोगिता मिलती। तो कहने का अर्थ है कि दोनों इकाइयों पर, दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, अर्थात अधिकतम उपयोगिता उसको प्राप्त हो जाए, और दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाइयों पर खर्च करने से जो मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो भी क्या हो जाए, समान हो जाए। तो यहाँ पर क्या, दोनों वस्तुओं पर अंतिम रुपया खर्च करने से सीमांत उपयोगिता भी समान हो जाती है, अर्थात यहाँ भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो यह तो एक्सप्लेनेशन है जब वस्तुओं की कीमतें समान होती है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें समान नहीं होती है, कीमतें अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन था वो पहले मार्शल का था और मार्शल ने कीमतों को कांस्टेंट माना था, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कीमतों को अलग अलग स्वीकार करते हुए कि दो वस्तुएं होगी, उनकी कीमतें अलग अलग हो सकती है, तो दो वस्तुओं की अलग अलग कीमतों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कुछ कंडीशंस, कुछ शर्त बताई है और उन शर्तों के अनुसार वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। पहली जो शर्त है वो भारित सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त है। ये भारित सीमांत उपयोगिता, पहले वाले में तो क्या सीमांत उपयोगिता समान हो रही थी, 8 दोनों में इक्वल हो रही थी। यहाँ पर है वो भारित सीमांत उपयोगिता इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में कीमत क्या थी, दोनों की समान थी, 1-1 रुपया थी, लेकिन यहाँ पर कीमतें अलग अलग होगी। तो हम भारित सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त है वो पूर्ण करनी ही होगी। भारित सीमांत उपयोगिता की शर्त को किस प्रकार से, MUX डिवाइडेड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। पहले वाले पार्ट में यदि हम कीमत का भाग भी नहीं लगाते हैं तो भी वो शर्त पूर्ण हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर कीमतें अलग अलग है इसलिए यहाँ पर भाग लगाना जरूरी है। दूसरी जो शर्त है वो बजट सीमा या आय प्रतिबंध की शर्त है, अर्थात उपभोक्ता की जो आय है उस आय के अधीन ही वो खर्च कर सकता है, उससे अधिक वो खर्च नहीं करेगा और बचाएगा भी नहीं, अर्थात न तो उसके पास बचत होगी और न ही उस आय से वो बाहर खर्च कर सकता है। तो ये शर्त क्या है, PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई इक्वल टू आई। अब हम जान लेते हैं कि X, PX और I क्या है। तो X और Y, ये X और Y यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये दोनों वस्तुएं हैं, गुड्स अर्थात वस्तुएं हैं, और P जो कि कीमत को बताता है, प्राइस को बता रहा है। यहाँ पर P किसको बता रहा है, कीमत को, और X और Y क्या है, इसमें वस्तुएं दी गई है। I है वो इनकम को बताता है, आय को बता रहा है। यहाँ पर I किसको बता रहा है, इनकम को बताते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, काल्पनिक एज्यूम करते हैं कि X की कीमत है वो 2 रुपये है। X वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, 2 रुपये है, और Y वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है, 3 रुपये है, और उपभोक्ता के पास कुल खर्च करने के लिए 12 रुपये दिए गए हैं। अब वो किस प्रकार से वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, दोनों शर्त है वो भी पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर पहली शर्त भारित सीमांत उपयोगिता की जो शर्त है वो भी पूर्ण होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है वो बजट सीमा की जो शर्त है या आय प्रतिबंध की शर्त है वो भी पूर्ण होनी चाहिए। तो इसको हल करते हैं, आगे देखते हैं किस प्रकार से।
देखिए क्वांटिटी ऑफ गुड्स दी गई है 1 2 3 4 5 तक दी गई है। MUX और MUY दी गई है, अर्थात X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दी गई है। इसके बाद में MUX डिवाइडेड बाई PX लिखा है। वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने यहाँ पर भारित सीमांत उपयोगिता ज्ञात की। ये X वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता है और यहाँ पर ये है Y वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता है। अर्थात इन सीमांत उपयोगिताओं के अंदर X वस्तु की कीमत का भाग लगाएंगे तो हमें ये भारित सीमांत उपयोगिता X की मिल जाएगी, और Y वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसमें कीमत का भाग लगाएंगे तो हमें Y वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में X वस्तु की कीमत कितनी थी, हमने जैसा कि एज्यूम किया था 2 रुपये प्रति इकाई है, तो इसमें हम 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा 6, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 और 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2। तो इस प्रकार से हमें इसकी भारित सीमांत उपयोगिता हमें मिल गई। Y की कीमत है वो कितनी थी, 3 रुपये थी, तो MUY में हम 3 का भाग लगाएंगे, 15 में 3 का भाग लगाएंगे 5, 12 में 3 का भाग लगाया 4, 9 में 3 का भाग लगाया 3, 6 को हमने 3 से डिवाइड किया 2 और 3 में हमने 3 का भाग लगाया तो हमें मिला 1। तो इस प्रकार से हमें दोनों की भारित सीमांत उपयोगिता मिल जाती है। तो हम भारित सीमांत उपयोगिता क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों की वस्तुओं की कीमतें अलग अलग है। एक की कीमत 2 रुपये है, दूसरे की कीमत 3 रुपये है, इसलिए हमने भारित सीमांत उपयोगिता ज्ञात की है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने ज्ञात नहीं किया था ये, क्योंकि वहाँ पर दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या थी, 1 रुपये थी। तो इस प्रकार से अब वो खर्च कैसे करेगा। अब हमें भारित सीमांत उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वो कुल जो 12 रुपये है वो खर्च करेगा। तो पहली इकाई किसकी खरीदेगा, वो यहाँ पर पहली जो इकाई है वो X वस्तु की खरीदेगा। यहाँ पर X वस्तु है जिससे उसको 6 के इक्वल उसको वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिलती है, और दूसरी इकाई है वो भी X की खरीद सकता है और Y की भी खरीद सकता है, दोनों में भारित सीमांत उपयोगिता समान है, मान लेते हैं कि वो X की खरीदता है। तीसरा जो इकाई है वो किसकी खरीदेगा, Y की खरीदता है। फिर चौथी इकाई है वो X और Y दोनों में से किसी की भी खरीद सकता है, हम मान लेते हैं कि वो X की खरीदता है। और पांचवी इकाई है वो Y की खरीदेगा। तो यहाँ पर जब वो 5 इकाई खरीदता है तो उसका जो बजट है वो पूर्ण हो जाता है। कैसे पूर्ण हो जाता है वो हम इस कंडीशन में हम देखेंगे। तो यहाँ पर X की वो कितनी इकाई खरीदता है, 3 इकाई खरीदता है, और Y की कुल कितनी इकाई खरीदता है, वो 2 इकाई Y की खरीदता है, और उसका बजट भी पूर्ण हो जाता है। क्योंकि Y की जो कीमत है वो कितनी है, 3 रुपये है, और 2 इकाई खरीदता है तो कुल कितने रुपये खर्च हो गए, 6 रुपये खर्च हो गए। और यहाँ पर X की जो कीमत है वो कितनी है, 2 रुपये है, और इकाई कितनी खरीद रहा है, 3 इकाई खरीद रहा है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रुपये इस पर खर्च हो जाते हैं और 6 रुपये Y पर, तो कुल उसके 12 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो दूसरी शर्त भी पूर्ण हो जाती है। उन शर्त को हम डिटेल से देख लेते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन थी MUX डिवाइडेड बाई PX, MUY डिवाइडेड बाई PY, तो ये MUX डिवाइडेड बाई PX क्या है, एक तरह से भारित सीमांत उपयोगिता है, और वो भी कौन सी है, जहाँ अंतिम रुपया खर्च करने से या उस वस्तु की अंतिम इकाई से जो मिलती है वह भारित सीमांत उपयोगिता है। तो यहाँ पर अंतिम इकाई से मिलने वाली कितनी है, 4 है, और Y के अंदर भी 4 है। या फिर इसको इस प्रकार से देख सकते हो कि अंतिम ये तीसरी इकाई खरीदता है तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता कितनी है, 8 है, कीमत कितनी है उसकी, 2 रुपये है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर इसकी कितनी 2 इकाई खरीदता है तो इसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, 12, और उसकी कीमत कितनी है, 3, तो 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो 4 इक्वल टू 4 आ जाता है। अर्थात ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। इसके बाद में जो सेकेंड कंडीशन से पहले इसको और डिटेल से बता देते हैं कि यदि MUX डिवाइडेड बाई PX मोर देन MUY डिवाइडेड बाई PY, तो यहाँ पर X वस्तु की अगर भारित सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की तुलना में अधिक है तो उपभोक्ता क्या करेगा, X वस्तु पर अधिक खर्च करेगा, अर्थात Y वस्तु के स्थान पर X को प्रतिस्थापन करेगा। और यदि MUX डिवाइडेड बाई PX लेस देन MUY डिवाइडेड बाई PY, तो ऐसे स्थिति में सीमांत उपयोगिता किसकी ज़्यादा, भारित सीमांत उपयोगिता Y की है। तो इसलिए जो X वस्तु है उसके स्थान पर प्रतिस्थापन किसका करेगा, Y वस्तु का करेगा। और यदि दोनों बराबर है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी और वो संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। सेकंड जो कंडीशन है
पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू आई। अब इसमें हम संख्या रख देते हैं। एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, 2 रुपये है। एक्स की कितनी इकाई खरीदता है, 3 इकाई खरीदता है, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये है। वाई की कितनी इकाई खरीदता है, 2 इकाई खरीदता है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो ये 6 और 6 को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 12। और हमारे पास बजट कितना था, आय 12 रुपये थी, तो वो पूर्ण खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों शर्त क्या है यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, और दोनों शर्त पूर्ण हो जाती है तो उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अब हम इसका एक रेखा चित्र भी देख लेते हैं। इस रेखा चित्र के अंदर 2 पार्ट इसमें बनाए गए हैं। इस तरफ हमने 0, 2, 4, 6 है वो एक्स वस्तु की क्वांटिटी है, उसको हमने दर्शाया है, और दूसरी तरफ हमने क्या है 0, 2, 4, 6 है वो वाई वस्तु की जो क्वांटिटी है उसको हमने दर्शाया है। जो लंबवत जो पार्ट दिया गया है, वर्टिकल जो पार्ट है, इसको वर्टिकल बोला जाता है या लंबवत इसको बोला जाता है। तो 2, 4, 6 है, यहाँ पर है भारित सीमांत उपयोगिता है WMU XY। W का तात्पर्य है यहाँ पर वेटेड अर्थात भारित, और MU मार्जिनल यूटिलिटी। तो भारित सीमांत उपयोगिता किसकी है, X और Y दोनों की यहाँ पर हमने दर्शाई है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, 6 तक है। दोनों वस्तुओं के अंदर हम देख रहे हैं कि भारित सीमांत उपयोगिता अधिकतम 6 है, मिनिमम कितनी है, 1 है, तो हमने 2, 4, 6 को इसमें दर्शाया है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितनी है, 1 से 5 तक है, तो हमने 2 के स्केल पे 0, 2, 4, 6 दर्शाया, और यहाँ पर भी 0, 2, 4, 6 दर्शाया है। एक तरफ एक्स वस्तु को दर्शा दिया यहाँ पर, और दूसरी तरफ हमने वाई वस्तु को दर्शाया है। अब देखिए इसमें यदि वह एक्स वस्तु की पहली इकाई खरीदता है तो यहाँ पर उसको पहली इकाई से भारित सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, यहाँ पर लगभग 1 होगा, तो इससे 6, 2 से उसको कितना मिलता है, 5, और इसी प्रकार से इन बिंदुओं को हम मिलाते हुए लेके आएंगे तो 5वीं इकाई से उसको कितने मिल रही है, यहाँ पर 2 मिल रही है, तो लगभग यहाँ पर 5 होगा, और ये 5वीं इकाई से 2 के बराबर मिलती है। और इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो WMU X का रो मिल जाता था, भारित सीमांत उपयोगिता का रो हमें मिल जाता है। ये किसके माध्यम से मिला है, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स और ये भारित सीमांत उपयोगिता है, इन दोनों बिंदुओं को पॉइंट्स को हमें मिलाने से मिला है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वाई वस्तु का भी भारित सीमांत उपयोगिता का रो ज्ञात कर लेंगे इन बिंदुओं को मिला करके, कि पहली इकाई पर कितनी सीमांत उपयोगिता, भारित सीमांत उपयोगिता मिलती है, 5, तो यहाँ पर पहली पर लगभग कितनी होगी, 5 हो जाएगी। फिर दूसरी पर यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4 है, ये 4 हो जाएगा, और फिर अंतिम 5 पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 5 पर ये लगभग 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से WMU Y का रो हमें मिल जाता है, अर्थात वाई वस्तु का भारित सीमांत उपयोगिता का रो है जो 5, 4, 3, 2, 1, और इसके क्वांटिटी ऑफ गुड्स को मिलाने से हमें मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि एक्स वस्तु की कितनी इकाई खरीदता है, वो 3 इकाई खरीदता है, लगभग वो यहाँ पर होगा 3 इकाई खरीदता है, और वाई वस्तु की कितनी खरीदता है, वो 2 इकाई खरीदता है कुल, तो यहाँ वो लगभग यहाँ पर होगा, और दोनों से जो मिलने वाली जो सीमांत भारित सीमांत उपयोगिता कितनी है, 4 है, वो इसमें बराबर होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर वो इक्वल होनी चाहिए। देख लेते हैं, ये दोनों यहाँ पर खरीद रहे हैं, यहाँ पर 3 इकाई खरीद रहा है एक्स की, और वाई की कितनी 2 इकाई खरीद रहा है, और इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो ये कितना 4 हमें मिल जाता है। अर्थात जो ये फॉर्मूला जो हमने इसमें MU X PX वाला जो दिया है फर्स्ट कंडीशन है, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। MU X PX जो कि यहाँ पर एक्स वस्तु मान सकते हैं या मैंगोज मान सकते हैं, और वाई वस्तु है जिसको आप मिल्क ले सकते हैं या वाई वस्तु भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ये एज्यूम किए हुए हैं, काल्पनिक एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं। तो दोनों की जो भारित सीमांत उपयोगिता क्या हो यहाँ पर बराबर हो जाती है, और उपभोक्ता को क्या मिलता है, अधिकतम संतुष्टि उसको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में हम जान लेते हैं इस नियम की क्या सीमाएं हैं। जो भी सिद्धांत होता है या नियम होता है उसकी कुछ सीमाएं होती है जो व्यवहार में लागू नहीं होती है, या उनको हम आलोचना कह सकते हैं, अपवाद कह सकते हैं। तो पहली ये है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक चयन एवं पसंद की पूर्ण जानकारी नहीं होती है, कि वो कौन सी वस्तुओं को परचेज करेगा या उसके कौन से ऑप्शन हैं उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, जैसा कि इस सिद्धांत में माना गया है। इस सिद्धांत में माना गया था कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, लेकिन इतना भी अधिक विवेकशील नहीं होता है कि
अलग अलग वस्तुओं से मिलने वाली भारी सीमांत उपयोगिता है वो समान कर सके और इतनी उसको जानकारी हो सके, इतना हिसाब किताब रख सके, इतना संभव नहीं होता है। वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता जैसे कि इसमें कांस्टेंट मानी गई है, जबकि कांस्टेंट नहीं होती है। वस्तुओं की अविभाज्यता अर्थात वस्तुओं को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। एक ही वस्तु की अलग अलग इकाइयों में हम नहीं बांट सकते उसको, और अगर अलग अलग उसको बांट देते हैं तो फिर हमें उसकी उपयोगिता नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर मकान दिया गया है, मकान को हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट सकते उनसे मिलने वाली उपयोगिता के संबंध में। इसी प्रकार से जैसे कार है तो उसको भी हम अलग अलग नहीं विभाजित नहीं कर सकते कि किस इकाई से कितनी उपयोगिता हमें मिल रही है। बजट अवधि का अनिश्चित होना। बजट अवधि का अनिश्चित होना का तात्पर्य ये है कि वस्तुएं क्या होती है, कुछ टिकाऊ होती है। अर्थात एग्जाम्पल के रूप में वो ऐसे है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो 10 साल तक हम यूज में ले सकते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो 20 साल तक यूज में ले सकते हैं। कार यदि कोई व्यक्ति खरीदता है तो कम से कम 5-7 साल उसको काम में लेता है। तो जब तक वो 5-7 साल में यूज में नहीं लेता है तब तक उसकी उपयोगिता की जानकारी उसको नहीं मिलती है। और एक बार यदि कोई व्यक्ति कार खरीद लेता है तो सामान्यतः वो दूसरी कार खरीदने के लिए कम से कम 5 या 7 साल चाहिए उसके लिए। तो एक अतिरिक्त इकाई का वो उपभोग करे और उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सही एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु टिकाऊ होती है। तो यहाँ पर ये इसकी कुछ सीमाएं थी। अब हम इस नियम का महत्व जान लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उपभोग में महत्व अर्थात उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है इस नियम के अनुसार। उत्पादन में महत्व, एक उत्पादक होता है वो अपना लाभ अधिकतम कर सकता है। विनिमय और वितरण में महत्व अर्थात उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं और उन साधनों को जो भुगतान किया जाता है वो इस नियम के आधार पर हम कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व अर्थात अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बचत एवं उपभोग के मध्य निर्णय में उपयोगी अर्थात कितना उपभोग करना है और कितनी बचत होगी इसके संबंध में भी हम निर्णय ले सकते हैं इस नियम के आधार पर। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो इंडिफरेंस कार्यों से संबंधित होगा, उदासीनता वक्र से संबंधित।